स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ पढ़ाई। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 अध्याय 9 भौतिकी। और वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण ना। दर्पण के प्रकार में हम लोग समतल दर्पण को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण। लगाइए सब लोग, गोलीय दर्पण। गोलीय क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? स्फेरिकल मिरर। ठीक, बोलू क्या? गोली दर्पण क्या होता है? सुनो, बोलना शुरू करें। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्री हो। जैसे ये समझ लीजिए, ये हमारे पास एक कर्व रेखा है और ये पीछे वाला भाग, हमने हमारे पास एक दर्पण था पूरा गोल, उसको हमने बीच में से काट दिया ऐसे, पूरा ऐसे करके बीच में से दो भागों में बांट दिया मैंने। अब यहाँ पीछे वाले भाग को कलर कर दीजिए इसमें भी और। तो ये देखो, ये बीच में उभरा है क्या? अगर मैं ऐसी कोई वस्तु लाऊं यहाँ पर, तो ये बीच वाला भाग उसकी तुलना में उभरा हुआ है ना। इस पृष्ठ की बात करूं जिसपे लाइट टकरा रही है, तो लाइट इस वाले पृष्ठ पे टकराएगी ना। परावर्तक तल कौन है? ये वाला। और इसमें परावर्तक तल कौन है? ये वाला। बोलो। तो ये हमारा अंदर की ओर अगर दबा हुआ है तो अवतल दर्पण, और अगर बाहर की ओर निकला हुआ है तो समझना। तो क्या कहा मैंने? गोली दर्पण। मैंने कहा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, मतलब जिस पर प्रकाश किरण आएगी या टकराएगी, वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश किरण आकर टकराती है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक तल वक्री हो। वक्री का मतलब हो गया या तो अंदर की ओर दबा हुआ रहेगा या तो बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तुममें से कोई ऐसा है नहीं जिसका गाल बाहर की ओर उभरा हुआ? कोई नहीं। हो गया ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। अवतल उत्तल समझ में आ गया? आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, स्लाइड में दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ आप लोग देख लेंगे, और ये उत्तल दर्पण और यही बीच में दबा हुआ है तो अवतल, और उभरा हुआ है तो उत्तल। समझ में आया? नहीं आया? उभरा हुआ तो उत्तल, दबा हुआ तो अवतल। याद रहेगा? कक्षा 10 में पढ़े हो? बोलो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्री गोली दर्पण कहलाता है। आ गया? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, यहां हमने चित्र बनाया है। ये देखिए, परावर्तक तल क्या होगा? जिस पर प्रकाश किरण आकर पड़ेगी। तो बाईं तरफ जो हमारे तल है वही हमारे क्या है? परावर्तक तल है। तो इसमें ये है परावर्तक तल और यहाँ पर ये है परावर्तक तल। ठीक है, बोलो। तो अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है तो इस प्रकार के दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। समझ में? वही यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है तो इस प्रकार के दर्पण को बोलेंगे। समझ में आ? नहीं आया? बोलो यार। आगे देखते हैं। तो अवतल दर्पण बोलो, बोलो। यस सर। हाँ, यही जगह लिखना चाहें अवतल दर्पण की, तो ये देखो, कॉनकेव और मिरर। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ठीक, अवतल दर्पण कहलाता है। बोले भाई आगे। अवतल दर्पण में एक और चीज होती है, ठीक है?
अवतल दर्पण में क्या क्या खास बात होती है? इसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। बोलो भाई, ये बीच में क्या होता है? देख लो, अवतल दर्पण बीच में दबा होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है समानतः, समानतः मतलब अधिकांश अवस्था में वास्तविक तथा उल्टा होता है। देख लिया? चलो दूसरी एडी लगाओ तुम लोग। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। बोले कैसा था? इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? देखो, उसमें दबा होता था, इसमें तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से या पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। हो गया? नीचे देखें क्या लिखेंगे इसमें, बताओ। ये वाला पृष्ठ कैसा, परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? उभरा हुआ। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तक पृष्ठ उभरा रहेगा, याद रखना। देखो, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा समांतर है, वैसे बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा तथा आभासी होता है, या आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यार, आया नहीं आया? दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, घेरी लगाओ जल्दी से। सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। बोले, गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें नंबर 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, पहले क्या आएगा? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पणावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब परावर्तक तल मतलब जिस पर प्रकाश किरणें आकर पड़ेंगी। क्या कोई मेकअप बॉक्स रखा है क्या यहाँ? शीशा नहीं रखे हो? ओके, ठीक है, नहीं रखे हो तो कोई बात नहीं, समझो। ये चीजें हैं, ये है ना। अब मान लो इसी का शीशा है, तो ऐसे गोल शीशा रहेगा, और ऐसे आप अगर हाथ लगा के प्रेस करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि अवतल है कि उत्तल। अगर उभरा हुआ आपको लग रहा है बीच में तो उत्तल, और दबा हुआ लग रहा है तो अवतल। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा बनाऊंगा तो ऐसे गोला बनेगा, गेट के जैसा। वो नहीं लेना है आपको, बस ऐसे ही रहेगा। ये 2D फिगर रहेगा, मतलब ऐसे आपको दिखेगा दर्पण, तनी से बड़ा दिखेगा। और तो इस प्रकार रहेगा। और इसमें क्या कहेंगे, ये जो ऊपर से नीचे तक की लाइन आप ड्रा कर पाएंगे सबसे बड़ी केंद्र से होते हुए, उसी को क्या बोलेंगे? दर्पण का। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। अब ये 2D फिगर है तो समझा नहीं पा रहे, ऊपर से नीचे समझो, ये लाइन मिला रही। परावर्तक तल का व्यास जो रहेगा वही हमारा दर्पण का, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा परावर्तक तल है। और इसका एक्चुअल फिगर ऐसे बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, बोलो। ये पूरा ऐसे दर्पण रहेगा। अब पीछे पूरा कलई किया रहेगा, ये बगल में नहीं कराइएगा, पीछे रहेगा इस। ये जैसे कि दर्पण है ना, ये मान लो दर्पण पीछे कलई किया रहेगा। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? तो अब मैं कहूंगा इसी परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलेंगे? दर्पण का दर्पण का ध्यान आया सबको? सेम चीज इसमें भी होगा। दिखाते किससे हैं इसको? M1, ये भी हमारा दर्पण का। दूसरी परिभाषा अगर इसकी जानना चाहें तो कह सकते हैं कि परावर्तक तल के किसी एक कोने से, परावर्तक तल के किसी एक कोने से बोल रहे या किसी एक बिंदु से खींची गई सबसे लंबी रेखा, खींची गई सबसे लंबी रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो कोई एक बिंदु लेना, ऐसे पूरा रहेगा गोला, वहां से सबसे लंबी रेखा जो खींचोगे, ये दिख रहा है आपको? तो अगर इसी को मान लीजिए ऐसे बीच में दबा है,
तो ये इस वाले पॉइंट को यानी इसे केंद्र को टच करते हुए नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे लाइन जाएगी, क्योंकि ये 3D फिगर है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे पूरा गोल है ना, तो ये बस ऐसे यहां से होके सीधी लाइन जाएगा, ये नहीं कि कर्व लाइन ये रहेगा, ये लाइन यहां से यहां जो आएगी सीधी आएगी। और इसका केंद्र कहां पर रहेगा, ये अगर गोला आप बनाओगे तो केंद्र हो सकता है यहां कहीं हो या यहां, समझ में? और जरूरी नहीं कि केंद्र से होके जाए। मान लो हमारे पास दर्पण है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम कहेंगे यहां से जो लाइन ऐसी खींची जा रही है वही हमारा क्या है, ये अवतल हो गया क्योंकि बीच में दबा है, बोलो। तो यहाँ से यहाँ जो लाइन जाएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण। क्लियर हुआ क्या? ये हो गया दर्पण का द्वारा। दूसरा आएगा हमारे पास दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, सुन लो। जो हमारे पास परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को या परावर्तक तल पर स्थित मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहा मैंने? परावर्तक तल पर स्थित मध्य बिंदु को दर्पण का, मैं पर कह रहा हूं, पर परदेसी वाला पर। ये समझो, ये अगर हमारे पास दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल या उत्तल? अच्छे से देखिए तो ये उभरा हुआ है बीच में, है? तो अगर ये बीच में उभरा हुआ तो हमारा क्या हो गया, उत्तल। अब इसमें मध्य बिंदु क्या होगा, अगर मैं इसमें मध्य बिंदु दिखाऊं तो ये रहा उसका मध्य बिंदु, दिख रहा है सबको, बोलो। तो यही हमारा क्या होगा, दर्पण का परावर्तक तल पर, इसी पर होगा, पृष्ठ पर। ये पूरा हमारा क्या है, परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल पर ही ये जो मध्य बिंदु आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डॉट करके दिखाया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण का। सबको समझ में आया कि नहीं? और अगर दूसरी साइड आप देखना चाहेंगे तो ये वाला पॉइंट कहीं अंदर छुपा हुआ रहेगा, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दो चीजें हो गई। इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर पी है और इस वाले में यहाँ पर ध्रुव को पी से दिखाते हैं, पी मतलब पोल। सौरभ तुम्हें रब की कसम, बताओ आया कि नहीं? तीसरा क्या आएगा, वक्रता के, वक्रता दिखाते किससे हैं? तो क्या बोलेंगे, सुनो ध्यान से। तो गोले के केंद्र जो कि दर्पण का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, ये दर्पण है मेरे पास, तो इस दर्पण को अगर मैं पूरा करूं, गोला बनाऊंगा, तो गोला कैसे बनेगा, ये पूरा ऐसे आके ऐसे बंद हो जाएगा, बोलो। ये ऐसे आके यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये बंद होने पर एकदम बीच में, परावर्तक तल नहीं, यहाँ बीच में, इस पूरे गोले के एकदम ठीक बीच में जो बिंदु रहेगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ऐसे पूरा बंद कर लो और बीच में रहेगा। डन? आया समझ में? नहीं, ये पूरा गोला रहेगा। ये नहीं कि यही वाला पॉइंट ही हमारा जो दर्पण का ध्रुव भी है और वक्रता केंद्र भी, दोनों अलग अलग चीजें। दर्पण का ध्रुव परावर्तक तल पर होता है, जबकि केंद्र क्या होता है, इस तल से बाहर होता है। मैंने कहा दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा इस परावर्तक तल से बाहर होगा। चलो इसे दिखाते किससे हैं, सी से। क्लियर है? मैंने आप लोगों को बताया था कि खोखले गोले के केंद्र को, जो कि दर्पण का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता। लिख लो। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गया? सबको समझ में आया? बोलो भाई, अरे बोल दो, कुछ तो बोलो। बट कोई और कहता ना तब मैं पति से नहीं बोलते। यही अगर यही चीज अगर कोई मैडम पूछी होती, यस मैम, यस मैम, हो गया? बोलो भाई। चलिए दिखाएंगे किससे। यहां मान लीजिए सी है, यही हमारा ये पी होता है, आप जानते हैं। इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। मैडम कहा हमें कौन अंतर दिखाना हो, वक्रता केंद्र हो गया, सी से दिखाते हैं। नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई।
तो सब्सक्राइब करो। करेंगे नहीं, ठीक है। नंबर 4, वक्रता त्रिज्या। नहीं, पहले मुख्य अक्ष पढ़ ले क्या? चलो वक्रता त्रिज्या ही पढ़ लेते हैं, पढ़ लो। मेहनत कर लो, पढ़ लो, अगर फेल हो गए तो अगले अगले साल फिर साथ देंगे हम, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं मैं तो साथ दूंगा हमेशा, जैसे मैंने पूरे वक्रता त्रिज्या। क्या बात करते हो यार, तुमको छीना के लेके आएंगे हम, जैसे नहीं। वक्रता त्रिज्या, आइए देखिए क्या होता है। मैं बोलूंगा वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की लंबाई को या दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की लंबाई को या वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दिखाते किससे हैं इसको? प्राणी आर से दिखाते हैं। कौन सी आर से? कैपिटल आर से। समझ में आया? लिख डालो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। करना आ गया, रुका तुम्हारे मुंह परीक्षा पूछ दी थे। चले आगे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। लिख दो, इसे आर से डिनोट करते हैं, या इट इज डिनोटेड बाई आर। लिख लिया? चलो इसी बात पे इनाम टॉफी खिला देंगे, टॉफी खिला दें। अरे सीवन दिया, टॉफी खिला देते, बिस्कुट खा ले। ए अच्छा, वो 5 रुपये नमकीन ये खा ले तो सही रहे। हाँ बताओ, काजल का खाओगे? जहर, माहौर, क्या चाहिए तुम्हारे? का मालूम शादी पर कितना दिन बढ़ गया। चले हम अभी नहीं लगाते हैं। देखो इसको बना लेते हैं फिगर। हाँ, तुम्हारे बाराती चला तो सुना ऐसा करते हैं, तुम्हारे बाराती चलते हैं वहीं किसी को पसंद करके लेके आते हैं। हाँ नहीं दिख रहेगा? चला चला आगे बढ़ा। बनिए, आया कि नहीं आया? अगली हेडिंग इधर कर दूं क्या? हाँ जी, इधर बना लूं क्या? है जगह ना? अच्छा मौका है, किसी ने रोका है? बंद, पढ़ाई लिखाई बंद। पहले खा समोसा। अब सुनो अगली, अगला हेडिंग क्या रहेगा? नंबर 5, मुख्य अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी तुम लोग को एक जोक सुना देता हूं, याद आ गया तो सुन लो पहले ध्यान से। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नहीं समझना? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आया क्या? तुम लोग बैठ के क्या कर रहे हो? करो सब्सक्राइब। तुम्हारा व्रत है ना? मैं लक्ष्य खाना लो। दिखाते नहीं। अगर इसको दिखाना चाहो, वीडियो चालू है ना? चलो बंद। अगर इसको दिखाना चाहोगे तो सीपी ऐसे लिखो और ऐसे एरो बना दो, ठीक है। इसका कोई सिंबल नहीं होता। दिखाना चाहो तो सीपी करके ऐसे बना लो। तो 6वां नंबर बढ़ते हैं ना? 6 नंबर क्या है? 6वां नंबर बस वैसे खा लिया। तेल गुंडा तू नदी गालू नहीं दे, निकल बाहर। खिला दिया तो पूछो मत। हम चलो बन गया, ठीक है।
दूर वाले बताएं, दूर वाले। यस सही है। चलो तो देखो भाई ये सी है और ये ठीक है। सुनो अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष। हो गया मुख्य फोकस। अगली हेडिंग क्या होगी? मुख्य फोकस, ये दूसरा ठीक है। प्रिंसिपल फोकस। और दिक्कत ना हो। चले देखो मुख्य फोकस होता क्या है, सुन लो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। द पॉइंट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच इंसिडेंट पैरेलल रे पासेस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। समझ में नहीं आया? भैंस के आगे भी मजा, भैंस खाली पकड़ा। तो बता रहा हूं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाओ। पहले है क्या समांतर दिख रहा है? अब बताना लगभग है। तो ये यहां से आने की टकराने के पश्चात इसको जिस बिंदु पर काटेगी वही इसका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। जनरली यह सी और पी के बीच में होता है ना। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? बोलो भाई, अरे बोलो और करो सब्सक्राइब। नहीं लगाओगे? मुख्य अक्ष देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां है? मुख्य अक्ष यहां पर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं ना। चलो दो और चीजें हैं। अच्छा के बाद क्या आएगा? साथ हेडिंग है फोकस दूरी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे देख लीजिए। ये सी है, आप जानते हैं दोनों के बीच में क्या होगा? एफ। हेलो सौरभ, मैं इसकी डिफिनेशन कैसे बताऊंगा? देखो ये वक्रता केंद्र और ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव। उसके बीच में क्या होगा? एफ। तो हम कहेंगे फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को या फोकस से ध्रुव के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। समझ में आया कि नहीं आया? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अगर यह ध्रुव के बाईं ओर है तो इसे माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और अगर ये दाईं ओर है तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तल के लिए ये धनात्मक होगा, अवतल के लिए ऋणात्मक। याद रहेगा सबको? बोलो, इस पे क्वेश्चन करेंगे ना। क्या समझा? सी यहां पर, एफ यहां पर, पी यहां पर, तो ये कलाईदार भाग है ना। तो अब ये वाली दूरी प्लस के साथ लिखा जाएगा क्योंकि ध्रुव के दाईं ओर है। दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है और बाईं ओर की ऋणात्मक। समझ में आए? बोलो भाई। चलो आगे, अगली हेडिंग फोकस तल। मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब को फोकस तल कहते हैं। तो ये हमारा मुख्य क्या है बताओ? अच्छा, ये मुख्य फोकस है, इससे लंब डाल दो, यही हमारा क्या हो जाएगा? फोकस तल।